हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में बच्चों हमने देखा कि जो थ्री फेज सिस्टम से रिलेटेड जो बेसिक बातें थी उन पे हमने चर्चा की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन, फर्स्ट वन इज़ स्टार एंड सेकंड वन इज़ डेल्टा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला इंटरकनेक्शन दैट इज़ स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम या वाई कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम। तो बच्चों उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम को कैसे हम कनेक्ट करते हैं उसको बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। और ये देखिए मैंने सर्किट डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है नोट्स में। और फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि आप इस कॉइल की जगह आप वोल्टेज सोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और ये देखिए इसमें तीन लाइन दिख रहे हैं आपको, आर वाई बी। तो बच्चों मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जो करंट यहाँ फ्लो करेगा वो फेज करंट, और यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो लाइन करंट। तो ये दोनों करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट। और ये जो वोल्टेज होता है न्यूट्रल और किसी एक लाइन के बीच का वो फेज वोल्टेज होता है, और दो लाइन के बीच का वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज। ये बात हम लोग कर चुके थे। तो यहाँ देखिए जो जो फेज वोल्टेज है उनके मैंने नाम लिख दिए, ई आर, ई वाई, ई बी। भाई तीन फेज होता है ना, तो तीन फेज वोल्टेज, और हर दो के बीच का जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज। तो यहाँ देखिए तीन मैंने लाइन वोल्टेज लिख दिए हैं, और ये आई आर, आई वाई और आई बी फेज करंट। तो अब बच्चों मैंने बताया था आपको कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इक्वल नहीं होता है। तो क्या उनमें कोई रिलेशन होता है, तो बिल्कुल होता है। उसी रिलेशन को हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो यहाँ तो देखिए सबसे पहले तो मैंने करंट का रिलेशन लिखा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और बच्चों यहाँ देखो, यहाँ से जो करंट निकल रहा है आई आर, आई वाई और आई बी तीन, अगर मैं यहाँ पे केसीएल अप्लाई करूँ तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। देखिए इनकमिंग करंट कितना है, जीरो है, सारा का सारा क्या है, आउटगोइंग है। तो यहाँ से मैं करंट में रिलेशन पता चल गया कि आई आर प्लस आई बी प्लस वाई इक्वल टू जीरो, या आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इक्वल टू आई एन। ये देखिए ना न्यूट्रल से जो करंट आ रहा है, और अगर आई एन की वैल्यू जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर बैलेंस लोड आई एन इक्वल टू जीरो। भाई बैलेंस्ड अगर लोड है तो आई एन क्या होगा, जीरो होगा, कोई न्यूट्रल में करंट नहीं फ्लो करेगा। अब बारी है इसमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के रिलेशन की। तो यहाँ देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तीनों फेज 120 डिग्री पे अपार्ट होते हैं, और बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में मैग्नीट्यूड सेम होता है। और यहाँ देखिए मैंने तीनों फेज का कॉम्प्लेक्स नोटेशन लिख रखा है। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और ये देखिए मैंने मैग्नीट्यूड को वीपी 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 लिख दिया। वीपी मीन्स आरएमएस वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। और वीपी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये फेज वोल्टेज है। बात समझ में आई। तो सबसे पहले आपको पहला लाइन वोल्टेज निकालना है आर और वाई के बीच का। ये देखिए लाइन आर और लाइन वाई के बीच का वोल्टेज वी आर वाई निकालना है। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि ये डबल स्क्रिप्ट नोटेशन का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन आर एंड वाई, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन आर एंड वाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ई आर माइनस ई वाई। अगर आप एन नहीं भी लिखते तब भी काम चल जाता आपका। अब मैंने ई आर और ई वाई की वैल्यू इसमें रख दी है। तो चाहे आप पोलर फॉर्म रखिए चाहे आप रेक्टेंगुलर फॉर्म rखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कैलकुलेशन करने इस तरह का आता है, ठीक है। इन दोनों में वीपी कॉमन ले लिया, और यहाँ देखिए ये वैल्यू आ गई √3 वीपी एंगल 30 डिग्री। भाई 1.732 को आप √3 लिख सकते हो, तो ये मैंने लिख दिया। बात समझ में गए आप। वाई बी निकालना है, वाई और बी के बीच का। तो क्या होगा, ई वाई माइनस ई बी। तो मैंने वाई और बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए रख दी। तो यहाँ भी आ गया √3 वीपी बट एंगल 90 डिग्री आया। बात समझ रहे हैं ना। और फिर एक और आखिरी बच गया वी बी आर। भाई सीक्वेंस में चलना है, आर वाई, वाई बी और बी आर। तो यहाँ पे देखिए ई बी माइनस ई आर, ये देखिए इसको भी कैलकुलेट किया तो मैंने √3 वीपी आया, बट एंगल कितना आया, 150 डिग्री। बच्चों ये जो डेरिवेशन है, ये जो मैंने लाइन वोल्टेज का वैल्यू जो फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया, उसको आप फेजर डायग्राम मेथड से भी कर सकते हो। बात समझ में आई। बट आपका जो एक्सपीरियंस कहता है, आपका जो अनुभव कहता है कि सर
हमें फेजर अलजेब्रा मीन्स कॉम्प्लेक्स नोटेशन का यूज करके एनालिसिस करना एसी का ज़्यादा इजी होता है, तो इसलिए मैंने नोट्स में यूजिंग फेजर अलजेब्रा रिलेशन डिराइव किया हुआ है। ठीक है, आप इसको फेजर डायग्राम से भी ये रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, तो वो मैंने डिस्कस नहीं किया, आपके बुक में वैसे ही किया है फेजर डायग्राम से, आप देख लेना। तो यहाँ बच्चों हुआ क्या, तीनों लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड देखिए तो सेम आया, √3 VP, √3 VP, √3 VP। ऐसा इसलिए हुआ है कि बैलेंस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। तो यानी कि अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हर एक लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स आया है। तो इसी बात को मैंने एक जनरल वे में लिख दिया यहाँ पे कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज, VL इज इक्वल टू √3 VP। तो आज से सब बच्चे ये याद रखेंगे कि इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम VL इक्वल टू √3 VP, ये रिलेशन होता है। बात समझ में आई? तो बच्चों ये तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मैग्नीट्यूड का रिलेशन था। अब दोनों के फेज में क्या रिलेशन होता है, इस पे ज़रा चर्चा करते हैं। तो अगर हमें फेज का रिलेशन देखना है, फेज का रिलेशन मीन्स दोनों सेम फेज में हैं या फिर लीड कर रहे हैं कि लैग कर रहे हैं, कितने डिग्री से लीड लैग कर रहे हैं, ये सब हमें देखना है। तो उसके लिए हमें फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो मैंने बनाया है तीनों फेज का फेजर डायग्राम, वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये R का हो गया, ये Y का हो गया और ये B का हो गया। आपको याद है ना 120 डिग्री पे। अब ज़रा देखिए तो जो पहला लाइन वोल्टेज आया है वो कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे, देख रहे हैं ना आप। तो यहाँ से आप 30 डिग्री का एंगल बना दीजिए। दूसरा वाला देखिए 90 पे आया है, तो यहाँ से आप 90 एंगल बना दीजिए। ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे -90 होगा, इसको आप करेक्ट कर लेना। यहाँ देखिए मैंने -90 लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है। तो -90 का एंगल बनाना है, तो ये -90 एंगल ये हो जाएगा। बात समझ गई? और VBR देखिए 150 पे आया, तो ये देखिए 150 पे हो गया। ठीक, अब हर एक लाइन वोल्टेज का अपने करेस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज से डिफरेंस देखते हैं। भाई इस लाइन वोल्टेज का करेस्पॉन्डिंग फेज ये है, तो देखिए इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 30 डिग्री। बात समझ में आई? इस लाइन वोल्टेज का करेस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज ये है, तो भाई यहाँ से ये पूरा एंगल हमने कितना बनाया, 150, और ये वाला 120 है, तो बचा कितना एंगल, 30 डिग्री। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये पूरा 120 है और ये कितना है, 90, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30। दिख रहा है आपको? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक लाइन वोल्टेज अपने करेस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज से 30 डिग्री के डिफरेंस पे होगा। अब 30 डिग्री के डिफरेंस पे होगा तो लीड होगा कि लैग होगा। चलिए आइए इसको भी देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था फेजर डायग्राम में एंटी क्लॉक में जो आगे होगा, अगर हम बात करें इन दोनों की, तो आप देखिए कौन आगे है, VRY, तो VRY लीड कर रहा है। इन दोनों की बात करें तो देखिए VBR लीड कर रहा है। इन दोनों की बात करें तो एंटी क्लॉक में कौन आगे है, VYB। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक लाइन वोल्टेज 30 डिग्री अपने करेस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज से क्या करेगा, लीड करेगा। तो ये बच्चों था दोनों के फेज में रिलेशन, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का रिलेशन था। यहाँ पे देखिए मैंने इस बात को बाकायदे लिख रखा है। बात समझ में आई आपको कि लाइन वोल्टेज आर 30 डिग्री अहेड ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव फेज वोल्टेज। ठीक है, चलिए अब जरा फेजर डायग्राम में सपोज अगर आपको शो करना है करंट को, तो कैसे आप शो करेंगे। भाई ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो ऑलरेडी आपने बना रखा है। ठीक, अब सोचिए अगर आपने जो सप्लाई है वो इंडक्टिव लोड पे दिया है। भाई इंडक्टिव लोड क्या होता है, RL। तो अगर आपने इंडक्टिव लोड पे दिया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो फेज करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, लैग करेगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ आपको कॉपी पे, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यहाँ सुनिए, जैसे मान लिया ये कोई RL लोड है और 3 फेज लोड है, स्टार कनेक्टेड लोड है ना, ऐसे RL लोड है और आपने इस पर 3 फेज सप्लाई दिया है। तो ये जो लोड है वो किस नेचर का है, इंडक्टिव नेचर का। अब
यहाँ जो वोल्टेज होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं फेज वोल्टेज, वीआर या ईआर किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो। और इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इस लोड के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, आईआर होगा। तो आप बताइए वीआर और आईआर के में फेज डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा। और कैसा होगा फेज डिफरेंस? ऐसा फेज डिफरेंस होगा कि आईआर लैग करेगा और वीआर क्या करेगा, लीड करेगा। है बिल्कुल ये सिंगल फेज जैसा ही, बट इसमें 3 वोल्टेज चल रहे हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ देखिए ये जो मैंने बनाया इस नोट्स में बना रखा है, देखिए तो ज़रा सिर्फ इन तीनों को देखिए। ये कौन सा वोल्टेज है? फेज वोल्टेज। बात समझ में आई भाई? ये कौन सा वोल्टेज है? फेज वोल्टेज है। और ये लाइन वोल्टेज 30 डिग्री पे हो गया। और फेज करंट क्या करेगा, लैग करेगा फाई से। तो देखिए फाई से मैंने लैग करवा दिया है। सेम यही डायग्राम आप बाकी तीनों फेज वोल्टेज के लिए बना लीजिए। तो ये देखिए वाई को देखिए, यहाँ पे देखिए ये वी वाई है और ये वी एल आया है। बात समझ रहे हैं आप? इसको हटाते हैं। ये देखिए ये वी एल आया है 30 डिग्री पे, और ये जो आई एल है बच्चों वो क्या होगा, सॉरी आई वाई जो होगा वो फेज वोल्टेज को लैग करेगा फाई से। तो ये देखिए फाई से मैंने लैग करा दिया। तो कुछ है नहीं, बस वही पुराना अपना कॉन्सेप्ट है। और आपको पता है कि जो फेज करंट है वही कौन सा करंट है, लाइन करंट है। ठीक है, क्योंकि स्टार में फेज करंट और लाइन करंट क्या होता है, सेम होता है। तो आप इसको पढ़ लेना, देख लेना। तो ये तो था रिलेशन। अब देखिए तो ज़रा, हमें तीनों वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू और तीनों जो फेज वोल्टेज आए हैं उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और तीनों फेज करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का हमें एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये देखिए तो मैंने लिखा है भाई, जो वोल्टेज आया था वो हमारा क्या आया था, E = EM sin ओमेगा टी। और आपने VP को क्या माना है, RMS माना है। भाई मैंने शुरू में बताया था, आपने VP को क्या माना है, RMS माना है। तो इक्वेशन में आप RMS लिखते हो कि मैक्सिमम लिखते हो? तो मैक्सिमम लिखते हैं। तो मैक्सिमम कितना होगा भाई? तो यहाँ से देखिए EM की वैल्यू क्या हो जाएगी, VP√2। बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे देखिए मैंने मैक्सिमम वोल्टेज लिखा √2 VP sin ओमेगा टी। EY कितना हो जाएगा, √2 VP sin ओमेगा टी -120। और EB जो होगा √2 VP sin ओमेगा टी +120। भाई ये तो आपको आता है लिखने, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज लिखना है इन द टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेज। ठीक है, और आ जाइए अब इंस्टेंटेनियस करंट पे। तो आपको करना क्या है भाई, आप इंडक्टिव लोड के लिए अगर आपको लिखना है तो हर एक फेज वोल्टेज में से आप क्या करेंगे, जो फेज वोल्टेज का फेज है उसमें से -5 आप करते जाइए। भाई इंडक्टिव लोड के लिए क्या होगा, लैग करेगा करंट, फेज वोल्टेज को फेज करंट क्या करेगा, लैग करेगा। तो ये देखिए मैंने -5 लगा दिया। अगर यही कैपेसिटिव लोड होता तो -5 की जगह क्या हो जाता बच्चों, +5 हो जाता। तो वही लिखा है यहाँ पे फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब कैपेसिटिव लोड, फाई जो है वो -5 से रिप्लेस हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये तो था इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट। अब जरा 3 फेज के पावर की बात करते हैं कि भाई 3 फेज में जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है उसमें कितना पावर होगा। तो भाई पावर बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे हम लोग जैसे सिंगल फेज में हम निकालते थे। सिंगल फेज में कैसे निकालते थे हम लोग, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस करंट और फिर उन दोनों का एवरेज निकालते थे। याद है ना आपको? बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ भी है। बस आपको क्या करना है कि तीनों फेज के इंस्टेंटेनियस पावर को जोड़ना है। यहाँ पे देखिए R का मैंने निकाल लिया, ER × IR, Y का निकाल लिया, B का निकाल लिया और तीनों को मैंने जोड़ दिया। अब उसके बाद गणित है, आप ER में IR का मल्टीप्लाई करना। तो देखना ये आ जाएगा 2 VP IP sin ओमेगा टी और sin ओमेगा टी -5। ठीक है, ऐसे इसका और इसका आ जाएगा। अब सब में क्या कॉमन है बच्चों, VP IP मैंने कॉमन ले लिया सब में। तो जब VP IP आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 sin ओमेगा टी इंटू sin ओमेगा टी -5। तो यहाँ आप 2 sin A sin B का फार्मूला लगा देना आप। बात समझ रहे हैं ना? तो 2 sin A sin B का फार्मूला क्या होता है, cos A - B cos A + B। ठीक है ना भाई, हमें एवरेज वैल्यू निकालना है ना, तो इसको साइनसोइडल फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। भाई AC में आपको याद होगा, ऐसे ही मैंने बताया था आपको। तो यहाँ देखिए मैंने 2 sin A sin B इसमें भी अप्लाई कर दिया, इसमें भी अप्लाई कर दिया और थर्ड टर्म में भी अप्लाई कर दिया। तो ये पूरा इतना आ गया।
बात समझ गए आप। अब इसको मैंने थोड़ा सा, ये देखिए कॉस फाई कॉस फाई कॉस फाई 3 बार आया है तो 3 कॉस फाई, ठीक। और बाकी जो ओमेगा टी के टर्म हैं उनको मैंने अलग से लिख लिया। अब फिर क्या करो आप कि इन दोनों में, आखिरी के दोनों में माइनस कॉमन ले लो तो कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कीजिए तो ये देखिए ये पूरा आ जाएगा। कुछ है नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हो। तो ये देखिए 2 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 कॉस 240 हो गया। बात समझ गए आप। अब कॉस 240 कितना होता है भाई, आप उसको निकाल लेना, -1/2 होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। 180 + 60 कर देना तो -1/2 आ जाएगा। और जब -1/2 आएगा तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये देखिए दोनों टर्म सेम है और एक माइनस है एक प्लस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 3 cos फाई यहाँ बचेगा और ये वाला कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 3 VP IP cos फाई। बात समझ गए आप। तो ये देखिए ज़रा 3 फेज का जो पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर, वो T से फ्री है। इसमें देखिए कोई भी T का टर्म नहीं आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ T। बात समझ रहे हैं ना। इसका मतलब जो 3 फेज का पावर होता है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। समझ रहे हैं आप। ये बड़ा एक प्लस पॉइंट है 3 फेज सप्लाई के लिए, ऐसा हमें सिंगल फेज में नहीं मिला था। बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए जब इसका एवरेज वैल्यू लेंगे तो ये तो खुद ही कांस्टेंट है तो इसका एवरेज वैल्यू यही आ जाएगा 3 VP IP cos फाई। वहाँ पे क्या था सिंगल फेज में, सिंगल फेज में क्या आया था VRMS × IRMS, ऐसे आया था ना, आपको ध्यान होगा। VM IM cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 आया था, मतलब उसमें T का टर्म था, लेकिन यहाँ पे देखिए T के टर्म सब एलिमिनेट हो गए हैं। इसका मतलब 3 फेज का पावर फ्लक्चुएट नहीं करता है टाइम के साथ। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है नो टर्म ऑफ ओमेगा टी इज प्रेजेंट, देयरफॉर 3 फेज पावर डज नॉट पल्सेट विथ फ्रीक्वेंसी एंड इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है। तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है, मीन्स समझ लीजिए एडवांटेज है 3 फेज का एज कम्पेयर टू सिंगल फेज की। पावर जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, पल्सेटिंग नेचर का नहीं होता है। अब बच्चों इसका जब एवरेज निकालोगे तो एवरेज भी यही आएगा, 3 VP IP cos फाई आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एवरेज निकाला है, टोटल पावर क्या होगा, एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, तो 3 VP IP cos फाई हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसको भाई, अगर मैं एक फेज की बात करूँ, एक फेज के पावर की, तो एक फेज का पावर क्या होगा VP IP cos फाई, और 3 फेज है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे आप याद कर लो। तो आपने देखा यहाँ पे कि 3 फेज सप्लाई में जो पावर आया है वो सिंगल फेज के कंपैरिजन में ट्रिपल आया है, 3 गुना पावर आया है। ठीक है। तो आपको अगर हैवी लोड ड्राइव करना है तो आप इस सप्लाई से आप ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि 3 गुना पावर है इसमें। समझ में आ रहा है। तो एवरेज पावर या एक्टिव पावर, भाई ये एक्टिव पावर ही तो होता है एवरेज पावर, वो आ गया 3 VP IP cos फाई। आप इस फार्मूले को लाइन वोल्टेज, लाइन करंट के टर्म में भी लिख सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव किया था कि स्टार कनेक्शन में VL = √3 VP और IL = IP। ठीक, इन दोनों को मैंने इस फार्मूले में रख दिया। तो देखिए फी एवरेज का एक और फार्मूला आ गया, √3 VL IL cos फाई। ठीक है। तो फेज के टर्म में 3 VP IP cos फाई और लाइन के टर्म में √3 VL IL cos फाई। तो ये पावर आ गया। अब देखिए एक्टिव पावर 3 VP IP cos फाई हमने निकाल ही लिया है, और √3 VL IL cos फाई लाइन वोल्टेज के टर्म में। रिएक्टिव पावर की बात की जाए तो यहीं cos फाई की जगह sin फाई हो जाएगा, तो 3 VP IP sin फाई हो जाएगा, है ना। अपरेंट पावर कितना है, अपरेंट पावर V × I होता है, लेकिन यहाँ पे 3 फेज है तो 3 VP IP हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंगल फेज की तरह है, आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चों था स्टार कनेक्टेड सिस्टम। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डेल्टा पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स इसमें चलिए मैं 2 न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद करना, मैं क्वेश्चन बैंक आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ़ द फेज वोल्टेज ऑफ 3 फेज कनेक्टेड सिस्टम इज 240 वोल्ट, व्हाट विल बी द लाइन वोल्टेज व्हेन फेजेज आर करेक्टली कनेक्टेड। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हेन कनेक्शन ऑफ द 1 फेज आर रिवर्स्ड।
क्वेश्चन में बच्चों ये है कि 3 फेज कनेक्टेड सिस्टम है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम लिखा नहीं है, यहाँ पे मिस हो गया है, तो आप समझ लो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। और बोल रहा है कि फेज वोल्टेज 200 वोल्ट दिया हुआ है और लाइन वोल्टेज आपको निकालना है, लेकिन 2 शर्त है। पहली शर्त ये है कि सारे फेज करेक्टली कनेक्टेड हैं, और दूसरी शर्त ये है कि एक फेज को रिवर्स कर दिया गया है। तो बच्चों तीनों फेज का आप पहले तो वैल्यू लिखिए, तीनों फेज के वोल्टेज की वैल्यू। तो एक हो जाएगा 200 एंगल 0, एक हो जाएगा 200 माइनस 120, एक हो जाएगा 200 प्लस 120। बात समझ में आ रही है? अब आपको लाइन वोल्टेज निकालना है, तो लाइन वोल्टेज कैसे निकालते थे? वी आर वाई मीन्स वी आर माइनस वी वाई। तो आप निकालिए, देखिए ये वैल्यू रखिए, 200 को कॉमन लीजिए, या फिर इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए ये वाली वैल्यू आ गई। ऐसे वाई भी निकाल लो और बी आर निकाल लो। तो पहले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो दूसरा पार्ट है उसमें ये बोल रहा है कि किसी एक फेज को रिवर्स कर दिया जाए। तो कोई भी आप मनपसंद फेज चूज कर लो इसमें आर वाई बी में, और उसको आप रिवर्स कर दो। तो मैंने इस क्वेश्चन में आर को रिवर्स किया है। सोचिए आप खुद, अगर वी आर को रिवर्स कर दिया जाए, तो मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ कि रिवर्स करने से एसी क्वांटिटी में किस तरह की चेंजिंग आती है। तो मैंने बताया था 2 तरीके की चेंजिंग आती है, या तो वो क्वांटिटी में आगे माइनस लग जाता है, या उसके एंगल में, फेज एंगल में 180 डिग्री का चेंजिंग हो जाता है। याद आ रहा है आपको? तो देखिए, व्हेन वी आर इज रिवर्स देन इट बिकम्स वी आर इक्वल टू 200 180 डिग्री। देखा आपने? पहले एंगल 0 था, अब उसमें 180 डिग्री का क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस हो जाएगा जब आपने रिवर्स किया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? या आप आगे जो है माइनस लगा दो और 200 एंगल 0 लिख दो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत किए थे भाई शुरू में, जब मैं फेजर डायग्राम आपको बताया था। तो जब वी आर की वैल्यू इतनी हो जाएगी आफ्टर रिवर्स करने के बाद, तो 200 एंगल 180। अब देखिए लाइन वोल्टेज निकालिए, वी आर वाई निकालिए, तो वी आर माइनस वी वाई। तो वी आर की वैल्यू रखिए, वी वाई तो वही रहेगा पुराना वाला। फिर हमने इसको कैलकुलेट वगैरह किया, और यहाँ देखिए मैंने किताब वाले तरीके से किया है। किताब वाले का मतलब, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होना चाहिए? बुक बोलता है कि भाई रेक्टेंगुलर फॉर्म होना चाहिए, बट आप कैलकुलेटर से, मैंने आपको सिखाया है कि डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना आ गया, 200 120 डिग्री। जब फेज करेक्टली कनेक्टेड थे तो देखिए कितना आया था, 200√3 और एंगल 30 आया था। और जब रिवर्स कर दिया हमने तो 200 और एंगल देखिए 120 आ गया। तो जाहिर सी बात है, आप फेज को रिवर्स करोगे तो लाइन वोल्टेज भी चेंज होगा। वाई और बी के बीच का निकाल दिया हमने, तो वाई और बी के बीच का तो वही आएगा, क्योंकि हमने वाई और बी को चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ आर को चेंज किया है। बात समझ रहे हैं ना? तो जहाँ जहाँ जिसके साथ आर आएगा वो लाइन वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ये देखिए वी बी आर, तो इसमें आर आ रहा है तो ये वाला भी चेंज हो जाएगा। करना कुछ नहीं, आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आया है, तो आप लोग देख लेना। आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। ये देखिए, अब इस तरह का बहुत सारा न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन बैंक में मैं भेजूंगा आपको, उसमें दिया हुआ है और आप करना। और इस तरह के न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 कॉइल है, ईच हैविंग अ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस 15 ओम। ठीक है, आर कनेक्टेड इन स्टार। बोल रहा है कि 3 कॉइल, रेजिस्टेंस 20 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस 15 ओम दिया हुआ है आपको, और स्टार कनेक्टेड 3 फेज से कनेक्ट है वो। तो ये देखिए अरेंजमेंट कर दिया मैंने। और जो सप्लाई, ये देखिए कनेक्टेड इन स्टार टू 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई। आप एक चीज़ यहाँ पे न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी बच्चों 3 फेज में सप्लाई वोल्टेज दिया हो तो आप उसको किस वोल्टेज से जानोगे? भाई 3 फेज में तो फेज वोल्टेज भी होता है और लाइन वोल्टेज भी होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये क्या दिया हुआ है, 400 वोल्ट जो है वो क्या दिया हुआ है, फेज वोल्टेज दिया है कि लाइन वोल्टेज दिया हुआ है? तो हमेशा याद रखिएगा कि 3 फेज में जो सप्लाई वोल्टेज होता है वही लाइन वोल्टेज होता है। भाई सप्लाई आप फेज पे थोड़ा ना दोगे, आप लाइन टू लाइन सप्लाई देते हो ना, तो सप्लाई वोल्टेज हमेशा कौन सा वोल्टेज होगा? लाइन वोल्टेज होगा। तो ये देखिए लाइन वोल्टेज हमें दिया है 400 वोल्ट। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों कि लाइन करंट क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर सप्लाई क्या होगा। बात समझ में आई? तो
अब देखिए, पहले तो मैं इसका सलूशन बता रहा हूँ, फिर इसमें बताऊँगा आपको कौन कौन सा सावधानी बरतना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, सलूशन गलत ना हो क्वेश्चन का। तो हमें गिवन क्या है, सप्लाई और लाइन वोल्टेज इक्वल टू 400 वोल्ट, ये गिवन है हमको, ठीक है। और जो फेज का इम्पीडेंस है वो गिवन है 20 + j15, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने 20 + j15, ये तो करने आता है ना आपको, कॉम्प्लेक्स नोटेशन करने, तो इसका मैंने पोलर फॉर्म लिख दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है पावर फैक्टर, तो आपको याद होगा कि पावर फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो जेड का जो एंगल होता है वही पावर फैक्टर देता है। तो जेड का एंगल देखिए इतना है, वो पावर फैक्टर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आपको लाइन करंट निकालना है। तो बच्चों, लाइन करंट निकालने के लिए यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा किस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम फेज वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। फेज वोल्टेज कैसे निकालेंगे, आपको लाइन वोल्टेज दिया है 400/√3, ठीक है। अरे भाई, आपको लाइन वोल्टेज, सॉरी 400 दिया हुआ है, /√3 नहीं दिया हुआ, 400 दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं ना। और अगर आपको फेज वोल्टेज निकालना है तो VL/√3 हो जाएगा। तो ये देखिए, फेज वोल्टेज निकल गया। अब आपके पास फेज वोल्टेज है और फेज इम्पीडेंस है, तो आप फेज करंट निकाल सकते हो कि IP = VP/ZP, फेज वोल्टेज अपान फेज इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने वैल्यू पुट किया और आंसर निकाल लिया। और आपको मालूम है स्टार कनेक्टेड सिस्टम में फेज करंट और लाइन करंट दोनों क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो देखिए, मैंने लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट ये निकाल लिया। पावर सप्लाई पूछ रहा है, तो आपको मालूम है √3 VL/IL cos ∅। तो उस फार्मूले से मैंने पावर सप्लाई निकाल लिया है, या आप 3 VP/IP cos ∅ से आप पावर सप्लाई आप निकाल सकते हो। तो बच्चों देखो, कुछ करना नहीं है बिल्कुल सिंगल फेज ही, बस यहाँ पे 3 फेज आ गया है तो थोड़ा सा फार्मूला वगैरह चेंज हो गया है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वहाँ आप मिस्टेक मत करना। जैसे मान लो आपको लाइन करंट निकालना है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यार लाइन वोल्टेज दिया है और लाइन इम्पीडेंस दिया हुआ है, तो चलो VL/ZL से हम लाइन करंट निकाल देंगे। हमेशा आप याद रखिएगा, लाइन इम्पीडेंस नामक कोई चीज़ नहीं होती है, हमेशा इम्पीडेंस फेज का होता है। बात समझ रहे हैं ना भाई, आप इन दोनों में थोड़े ना निकालोगे, इन दोनों में थोड़े ना आपको कनेक्ट करना है। बात समझ में आ रही है। तो लाइन इम्पीडेंस नामक कोई चीज़ नहीं होगी, हमेशा फेज इम्पीडेंस होगा, ठीक है। तो अगर फेज इम्पीडेंस होगा तो फेज इम्पीडेंस से आप क्या निकालोगे, फेज करंट निकालोगे, ठीक है। तो कभी भी लाइन करंट हम डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, सबसे पहले हम फेज करंट निकालते हैं यूजिंग फेज वोल्टेज एंड फेज इम्पीडेंस, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग लाइन करंट निकाल लेते हैं, चाहे वो स्टार हो चाहे वो डेल्टा हो। डेल्टा का भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लाइन करंट पूछ रहा है तो डायरेक्ट लाइन करंट नहीं निकालेंगे, पहले फेज करंट निकालेंगे, ठीक है। और फिर फेज करंट से हम क्या निकाल लेंगे, लाइन करंट, क्योंकि फेज करंट और लाइन करंट का रिलेशन हमें पता रहता है। भाई स्टार में क्या होता है, लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होता है। तो अगर आपने फेज करंट निकाल लिया तो आपने लाइन करंट निकाल लिया। बात समझ में आ रही है। तो ये बच्चों स्टार का कॉन्सेप्ट था और डेरिवेशन था और न्यूमेरिकल्स था। बाकी के न्यूमेरिकल्स आपको खुद करना है, और कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ। तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान देना, न्यूमेरिकल में अगर जैसा कि मैंने बताया कि सप्लाई वोल्टेज अगर दिया है, मींस वो कौन सा वोल्टेज दिया है, लाइन वोल्टेज दिया है। तो सपोज़ अगर लाइन वोल्टेज 400 है, ठीक है, और इसको आप कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिखना चाहते हो तो जाहिर सी बात है एंगल भी लिखना पड़ेगा। तो अब आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन नहीं होगा, जैसे VL = 400, एंगल सपोज कर लिया हमने 0 है, ठीक भाई। आपको अभी क्वेश्चन जो हमने किया उसमें सिर्फ दिया था 400 वोल्ट सप्लाई, एंगल तो दिया नहीं था। तो आप VL का एंगल 0 एज्यूम कर लो, तो क्या आप VP को लिख सकते हो क्या, आप खुद सोचो। VP का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 400/√3, एंगल आप सोचिए कितना होगा, खुद सोचिए। आपको मालूम है स्टार कनेक्टेड सिस्टम में
लाइन वोल्टेज 30 डिग्री आगे होता है या फेज वोल्टेज 30 डिग्री पीछे होता है। तो बच्चों अगर ये 0 है, इसका मतलब फेज का एंगल कितना आएगा, -30 आएगा। बात समझ में आई आपको? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं भी इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए तो ऐसे आपको एज्यूम करना है। ये आपको गिवन नहीं होगा एंगल, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया उसके अकॉर्डिंग। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने लाइन वोल्टेज सपोज आपको दिया है 400 वोल्ट, ठीक है, तो आप फेज वोल्टेज निकाल लो। फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4/√3 वोल्ट। लेकिन ये आपने मैग्नीट्यूड का रिलेशन दिया। अगर आपको इसको एंगल के साथ लिखना है तो Vp अगर आप चूज करते हो 400/√3 एंगल 0 चूज करते हो तो VL सोचिए कितना होगा, खुद सोचिए। मैग्नीट्यूड तो होगा 400 और एंगल कितना होगा, सोचिए आप कितना होगा भाई। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होता है, 30 डिग्री लीड करता है, तो यहाँ पे +30 हो जाएगा, ठीक है। या आपको कहीं पे Vp जो है वो दिया है 100 एंगल 30 डिग्री, तो बताइए VL क्या लिखेंगे, खुद सोचिए। पहले तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड 100√3 और एंगल कितना हो जाएगा, लाइन वोल्टेज जो है वो 30 डिग्री लीड करेगा, तो 30 ऐड कर दो तो 60 हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो ये एंगल आपको कभी कभी क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम गिवन नहीं होता है, बट आपको अगर ज़रूरत है तो ऐसे आप लिखोगे उसको, चाहे वो स्टार हो चाहे वो डेल्टा हो। भाई डेल्टा में यही सारी चीज़ें करंट के लिए हो जाएंगी, उसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है, और इसमें क्या होता है, इक्वल, करंट इक्वल होता है। तो करंट के लिए इसमें कुछ झंझट ही नहीं है, झंझट तो वोल्टेज के लिए है ना, क्योंकि वो इक्वल नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टार कनेक्टेड सिस्टम आ गया है, और बाकी मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर दूँगा, आप उसको करना, डाउट होगा तो हम लोग फिर सीखेंगे और आगे। तो थैंक यू वेरी मच।